ठीक है। अब एक बात सुनना मेरे सभी, इस चैप्टर में सिर्फ 2 हेडिंग बाकी रहेंगे मेरे। कितने हेडिंग? 2 हेडिंग बाकी रहेंगे। एक चलेगा फिर समन्वय वाला, लास्ट पॉइंट चलेगा समन्वय का। सबसे पहले मैंने चालू किया था प्रबंध के अर्थ के बारे में, प्रबंध की विशेषता। ये क्लियर होने के बाद फिर आया बड़ा अगला हेडिंग हमारा प्रबंध का उद्देश्य। ठीक है ना, ये प्रबंध का उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य क्लियर होने के बाद फिर चला बेटा हमारा पॉइंट प्रबंध का महत्व के बारे में। ये प्रबंध का महत्व 30% चलेगा। प्रबंध का महत्व क्लियर होने के बाद प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति में 2 हेडिंग थे, प्रबंध कला एवं विकास के रूप में, कला एवं विज्ञान के रूप में, और दूसरा हेडिंग चला हमारा प्रबंध एक पेशे के रूप में। ये क्लियर होने के बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग चला था पेशे के रूप में, पेशे की विशेषताएं। ठीक है ना, प्रबंध के स्तर। कौन सा हेडिंग चला बेटा आपका? प्रबंध के स्तर, जिसको मैंने 3 भागों में विभाजित किया था। उच्च स्तरीय प्रबंध, ठीक है ना, एक हेडिंग था हमारा मध्यम स्तरीय प्रबंध, तीसरा हेडिंग था हमारा ये पर्यवेक्षीय, ये प्रचलन प्रबंधन, है ना, प्रबंधक बेटा, जिसको अपन बेटा निम्न स्तरीय प्रबंधक के नाम से संबोधित करता अपन। उसके बाद 5वां हेडिंग था, छठा हेडिंग प्रबंध के प्रमुख कार्य। प्रबंध के कार्य को 5 भागों में विभाजित किया था। एक नियोजन कार्य, दूसरा हमारा था संगठन कार्य, तीसरा हमारा था नियुक्ति, ये रहा मेरा नियुक्तिकरण का, है ना, कर्मचारी नियुक्तिकरण। चौथा पॉइंट था हमारा निर्देशन का, और 5वां पॉइंट क्या था मेरा नियंत्रण का। ये 5 शीर्षक बेटा जो किस कार्य के रूप में दे रखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, है ना, 5, 6, 7 और 8, ये 5 चैप्टर के रूप में उसको अलग अलग के रूप से क्या किया बेटा, से विभाजित करके हमारे बीएम फर्स्ट के अंदर ये चैप्टर डिक्लेयर किए हैं। आज जो आएगा बेटा हेडिंग वो है समन्वय, प्रबंध का सार है। ठीक है बेटा, इसके 2 पॉइंट चलेंगे। एक तो समन्वय की विशेषताएं, ये प्रकृति जो दे रखी है ना, ये विशेषता वाला पॉइंट है बेटा ये। ठीक है ना, विशेषता, विशेषता प्रकृति एक ही बात है। ठीक है ना, एक पॉइंट चलेगा हमारा समन्वय का महत्व, ये समन्वय का महत्व। ये 2 हेडिंग है इसमें, और इसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से समझना, समन्वय, ठीक है ना, समन्वय का संक्षिप्त समरी क्या है बेटा? समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय का मतलब हो गया बेटा सिर्फ बात समझना बेटा, अच्छा तालमेल बना के रखना, सभी कर्मचारियों में एकता की भावना को जागृत करना। यानी कि संस्था में जो कुछ भी कार्य होता है, जो कुछ भी कार्य किया जाएगा, उन सभी कार्यों को सभी कर्मचारियों के द्वारा हिल कर कार्य को पूरा करना, ये हमारी संस्था के अंदर क्या करेगा, एक तो बेटा समन्वय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक दूसरे का सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग से माध्यम से जो कुछ भी काम पूरा किया जाता है, तो संस्था के अंदर समन्वय का कार्य माना जाए। ये समन्वय प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये प्रबंध का एक सार है। ये सहायक कार्य के रूप में इसको उपाधि प्रदान की जाती है। इसलिए प्रत्येक संस्था के अंदर समन्वय के जैसा सहायक कार्य को भी क्या करना पड़ता है, हमको लागू करना पड़ता है। देखो बड़ा ध्यान से डिटेल समझना। आप अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी संगठन का मतलब क्या, संस्था के प्रबंधन की प्रक्रिया में एक प्रबंधक है ना, को 5 एक दूसरे से संबंधित कार्य करने होते हैं। 5 कार्य बताई दिए बेटा मैंने आपको, नियोजन कार्य, संगठन कार्य, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, है ना, से संबंधित कार्य करने होते हैं। संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े, वो एक दूसरे पर आधारित उप पद्धति से बनी है। प्रबंधक इन विभिन्न समूहों को समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जोड़ना होता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एकात्मकता की प्रक्रियाओं को समन्वय कहते हैं। विभाग यानी कहने का मतलब हर बड़ी बड़ी संस्थाओं में अलग अलग कार्य अलग अलग विभागों के माध्यम से किया जाता है, और प्रत्येक विभाग के अंदर काम करने के लिए अलग अलग क्वालिटी के क्या होते हैं, वहां पर बेटा कर्मचारी होते हैं। सभी कर्मचारियों में क्या बेटा एकजुटता या समानता के आधार पर
समन्वय के आधार पर, मिलजुलने की भावना के आधार पर क्या करना पड़ता है बेटा, से कार्य संचालित करना पड़ता है। अब मेरा मेन सेकंड पैराग्राफ देखना, समन्वय वह शक्ति है ना, जो प्रबंध के है ना अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से क्या करती बेटा, से बांधती है। ये ऐसा एक धागा है जो संगठन के कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय एवं वित्त है ना जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। ठीक है ना। समन्वय को कभी कभी प्रबंध का एक अलग से कार्य माना जाता है, लेकिन ये प्रबंध का क्या है बेटा, से सार है, सहायक कार्य है, क्योंकि सामूहिक उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। प्रत्येक प्रबंध के कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं अकेली है ना बड़ा समन्वय में क्या करती है, से सहयोग करती है। समन्वय किसी भी संगठन के सभी कार्यों में लक्षित वो अंतर्निहित होता है, यानी कहने का मतलब बेटा सभी कर्मचारियों में एक ही लक्ष्य रहेगा बेटा, हमारी संस्था के अंदर जो कुछ भी कार्य लागू किया गया है वो सभी मिलजुल कर कार्य को क्या करना है बेटा, पूरा करना। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से क्या होता है बेटा, से प्रारंभ होती है। बात सही है बेटा, हर समय ध्यान रखना, कोई भी कार्य संस्था में लागू करने से पहले या चालू करने से पहले उस कार्य के प्रति क्या तैयार की जाती है बेटा, से प्लानिंग बनाई जाती है, नियोजन होता है, नियोजन के माध्यम से ही कार्य शुरू किया जाता है। वो दूसरा कार्य आएगा बेटा संगठन का, उच्च प्रबंधक है ना, उच्च प्रबंधक पूरे संगठन के लिए योजना बनाता है। इन्हीं योजनाओं के अनुसार संगठन ढांचे को विकसित किया जाता है। वो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है ना, योजनाओं के क्रिया में योजनाओं के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशन की भी आवश्यकता होती है। वास्तविक क्रियाओं एवं उनकी उपलब्धियों में यदि कोई मतभेद है ना, तो उनका निराकरण नियंत्रण के समय किया जाता है। हर कार्य बड़ा प्रबंध का स्टेप बाय स्टेप संस्था में लागू किया जाता है। पहला कार्य नियोजन, कार्य के प्रति तैयार करना, फिर उस कार्य को पूरा करने के लिए संगठन के भावना और संगठन के कार्य को लागू करना। अगर संगठन में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं है तो नियुक्तिकरण के माध्यम से नए नए संस्थाओं में कार्य करने के लिए नए नए कर्मचारी को संस्था में नियुक्त किया जाता है, उनके कार्य के प्रति निर्देशन दिया जाता है और इनमें सभी कर्मचारी के ऊपर समान भावना के आधार पर क्या है से नियंत्रण कार्य लागू किया जाता है। समन्वय की क्रिया के माध्यम से ही प्रबंध का समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में है ना एकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों की भी सही व्यवस्था करता है। संगठन है ना समन्वय के विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों और प्रयत्नों में एकता स्थापित करता है। मेन मेरा पॉइंट ये समझना है कि समन्वय संगठन का मतलब क्या, संस्था की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों एवं उनके प्रयासों, उनके कोशिशों में एकता है ना बड़ा स्थापित करता है। आगे चलो, ये प्रयत्नों की आवश्यकता, राशि, मात्रा है ना, समय वो क्रमबद्धता उपलब्ध कराता है जो नियोजित उद्देश्यों को न्यूनतम विरोधाभास प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब संक्षिप्त बात 2 या 3 लाइन में अर्थ समझना है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों में एकजुटता की भावना को जागृत करना, सभी कर्मचारियों में हिलमिल कर कार्य करने की भावनाओं को जागृत करना ही अपने आप में क्या कहलाता है, से समन्वय माना जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य संस्था में अकेला व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए वहां पर अनेक व्यक्तियों का क्या लेना पड़ता है, उनको सहयोग लेना पड़ता है, अनेक व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। जब अनेक व्यक्ति काम करने के लिए संस्था में आते हैं तो सभी में क्या होनी चाहिए बेटा, एकता होनी चाहिए। सभी मिलकर के मिलनसार जैसा व्यवहार करते हुए संस्था में कार्य संचालित करना चाहिए, ताकि लगातार संस्था में अपने उद्देश्यों को या कार्यों को निरंतर रूप से पूरा किया जा सके। यह है बेटा पॉइंट हमारा अगला। समन्वय की क्या बेटा से प्रकृति, ये प्रकृति का मतलब हो गया बेटा विशेषता है, समन्वय विशेषता। ठीक है बेटा, अब इसमें समझना उपयुक्त परिभाषाओं में समन्वय की निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट जो चलेगा बेटा, इसकी टोटल कितनी विशेषता देखो बेटा, सभी आप 4, 5, 6 विशेषता दे रखी है। कितनी विशेषता है बेटा, 6 विशेषता है। पहला पॉइंट जो दे रखा होगा वो समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, एकता लाता है। सामूहिक कार्य का मतलब सभी मिलने वाले सभी मिलजुल कर काम करने वाले कर्मचारियों में एकता की भावनाओं को है ना, एकता की भावनाओं को क्या करते थे बेटा, जागृत करता है। नंबर 2, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। नंबर 3 से जो दे रखा बेटा, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी पॉइंट समझाएंगे बेटा अपन को, है ना। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, ठीक है ना। 5 पॉइंट,
समन्वय सभी प्रबंधकों का क्या बड़ा इतने से उत्तरदायित्व है। और लास्ट पॉइंट चलेगा समन्वय सोचा समझा क्या बड़ा इतने से कार्य है। जहां से बड़ा पहले पॉइंट समझना आप सभी, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। देखो बड़े ध्यान से, एकात्मकता का मतलब हो गया सभी में एकता की भावना का जागृत करना। सभी कर्मचारी सामूहिक कार्य का जब मिलकर जुलकर काम करेंगे बड़ा, तो हिल मिल कर काम करेंगे, तो सभी उसी में कर्मचारियों में एकता की भावना का क्या करने से समन्वय का मेन उद्देश्य ये सभी कर्मचारियों में एकता की भावना जागृत करना। कि समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या एक दूसरे से भिन्न है, उद्देश्य पूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। जो कुछ भी संस्था में कार्य हो बेटा, वो तय की गई योजना के अनुसार हो। सभी जो कुछ भी संस्था में काम कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, वो सभी काम कर्मचारी के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, ताकि उस काम को करते समय किसी भी प्रकार को दिक्कत या दिखावा या क्या बड़ा जैसे कठिनाई उत्पन्न न होती है, समस्या उत्पन्न न होती हो। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा ख, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। बात समझना बेटा सभी, तो समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो भी संस्था में उद्देश्य तय किया हमने, जो कुछ भी कार्य हमने तय किया है, उस उद्देश्यों के पूरा करने के लिए या उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या लाना, इतने बड़ा एकता लाना। सभी मिलनसारता जैसा व्यवहार उत्पन्न करना, सभी कर्मचारियों को अपना खुद का कार्य मानते हुए संस्था में क्या करना, इतने बड़ा कार्य करना, ताकि सभी कर्मचारी लगन से उस कार्य को मिलजुल कर पूरा किया जा सके। ये विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। ये नामचीन डिजाइनर बड़ा कैंडल के उत्पादन वो विक्रय विभागों को अपने कार्यों में समन्वय करना होता है, जिससे कि बाजार की मांग के अनुसार उनका उत्पादन किया जा सके। ओके बेटा, तीसरा पॉइंट चलेगा बेटा, वो समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब ये हो गया बेटा कि समन्वय केवल एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लागू नहीं होता बेटा। जैसे कार्य एक पूरा होता है संस्था के अंदर, फिर नया कार्य चालू हो जाता है, फिर नए कार्य को पूरा करने के लिए फिर वही कर्मचारी फिर वो लगन से मेहनत से कार्य करने में लग जाते हैं। फिर उसमें बेटा एकता की भावना, मिलनसारता की भावना, समन्वय की भावना संस्था में लागू की जाती है। बार बार संस्था में कार्य होता रहेगा बेटा, तो सभी कर्मचारियों में बार बार क्या हो रहा, मिलनसारता का वाला पॉइंट भी संस्था में लागू करना पड़ेगा। इसलिए संस्था में समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम दिया गया है। समन्वय कोई एक बार है ना कार्य नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नियोजन से प्रारंभ होता है, वो नियंत्रण तक चलती है। स्मृता, बस इतना है बेटा, मेन तो डिटेल तो नियंत्रण तक चलती है। नियोजन से कार्य चालू होता है, वो नियंत्रण तक क्या होता है, एंड होता है। ये स्मृता दिवाली के उदाहरण दे रखा है, उतना काम का नहीं है। स्मृता दिवाली के समय के लिए है ना बड़ा वस्त्रों के संबंध में जून के महीने में ही है ना योजना बना लेती है। तत्पश्चात वह कार्यबल की व्यवस्था करती है, उत्पादन योजनाओं के अनुसार ही इसके लिए लगातार है ना निगरानी रखती है। और ये बताना होता है कि विक्रय प्रवर्तन और विज्ञापन के प्रचार के लिए तैयार करना है। यह आए बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया बेटा, सभी क्षेत्रों में, सभी विभागों में, एक औद्योगिक संस्था के अंदर बेटा अलग अलग संस्था के अंदर अलग अलग कार्य होता है। मैं आपको बता दूं बेटा उदाहरण के तौर पर समझो, मैं आपको कोई टेक्सटाइल कंपनी है जहां पर कपड़े बनाने का क्या होता है, एक तरह से काम होता है। तो उस टेक्सटाइल कंपनी में अगर कपड़े बनाने का काम होता है वहां पर, तो सबसे पहले उसके पास धागा आता है कच्चा माल के रूप में। धागे से क्या होता है, रंगारंगन होता है। तो धागा खरीदने का काम अलग एक डिपार्टमेंट का होता है, रंगारंगन करने का काम एक अलग डिपार्टमेंट करता है। फिर रंगारंगन जो धागा रंगारंगन हो जाता है, रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है बेटा, तो उसके बाद कपड़ा बनने के लिए मशीनों के ऊपर जाता है ना, तो वो डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे कपड़ा तैयार होता है, वापस ब्लीचिंग होती है बेटा, उसकी सफाई होती है, उसकी धुलाई होती है, तो वो डिपार्टमेंट अलग होता है। डिपार्टमेंट अलग होने के बाद उसके बाद फोल्डिंग का काम होता है। फोल्डिंग का मतलब क्या बेटा, काउंटिंग करने का, कितने मीटर कपड़ा हुआ, अलग अलग थानों के अंदर है ना बेटा, अलग अलग मीटर के रूप में उसको क्या दिया गया बेटा, कटिंग करते हुए थान बांधे जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट अलग होता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या होता है बेटा, एक कर्मचारी लोग होते हैं। जैसे थान तैयार होता है ना, थान तैयार होने के बाद कपड़े को मार्केट में बेचने का काम होता है, तो वो विक्रय विभाग कहलाएगा हमारा।
एक वैसा विभाग है जो विज्ञापन विभाग होता है। विज्ञापन विभाग बड़ा अपने माल जो कंपनी ने तैयार किया है उस माल का विज्ञापन करने का भी क्या करता है, बड़ा कार्य करता है। कम से कम बड़ी बड़ी संस्थाओं में 8-8 9 डिपार्टमेंट होते हैं, तब जाकर वो माल अलग अलग विभागों में जाकर के बड़ा माल एकदम अप टू डेट क्या होता है, तैयार होता है। और प्रत्येक विभाग में है ना काम करने वाले कर्मचारी सबके सब अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। सभी कर्मचारियों में एकता की भावना लागू की जाती है। अगर एक विभाग काम करना बंद कर दिया तो पीछे वाला विभाग का है ना, आगे वाले विभाग का जो भी बड़ा काम है बड़ा वो काम वहीं पर क्या होगा, बड़ा रुक जाएगा। अब गाड़ी के 2 चक्के होते बड़ा है तो दोनों चक्के में फुल हवा होती है बड़ा तो गाड़ी आराम से चला सकता है। पर अगर एक चक्का पंचर हो जाए बड़ा तो फिर गाड़ी चलाना मुश्किल होता है कि नहीं होता हमारा। इसलिए दोनों चक्कों में समन्वय की भावना भी क्या होनी चाहिए, से जागृत होनी चाहिए। यह बेटा देखो पॉइंट जो दे रखा है कि विभिन्न विभागों की है ना, लिखा है क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है। मैंने बताया बेटा प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में है ना जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, चेयरमैन साहब होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब होते हैं, प्रधान साहब होता है, उप प्रधान साहब होता है, वो व्यक्ति उस उच्च स्तर में क्या करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं। और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ही संस्था के प्रति कार्य के प्रति क्या तैयार की जाती है, बेटा से योजना तैयार की जाती है। फिर आएगा मध्यम स्तर में। मध्यम स्तर में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग होते हैं वो मध्य स्तरीय प्रबंधक माने जाते हैं। वो प्रबंधक मालिक के द्वारा तैयार की हुई योजना के आधार पर, मालिक के द्वारा कही हुई बातों के आधार पर वो क्या करते हैं, बेटा कार्य संचालित करते हैं। ये तो व्यक्ति बेटा क्या है, मध्य स्तर प्रबंधक, उच्च स्तर और निम्न स्तर मध्य के रूप में क्या करते हैं, कार्यवाही करता है। और निम्न स्तर में जो आते हैं बेटा वो कर्मचारी लोग आते हैं, सुपरवाइजर लोग आते हैं, फॉरमैन लोग आते हैं, जो अपने मध्य स्तर के द्वारा अधिकारियों के द्वारा दिए हुए निर्देश के अनुसार क्या करते हैं, बेटा कार्य संचालित करता है। समस्त कार्यों का जो काम होता है बेटा वो मध्य निम्न स्तर कर्मचारियों के माध्यम से माल का निर्माण किया जाता है। इसमें लिखा बेटा प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। यह विभिन्न विभागों विभिन्न स्तरों के कार्यों में एकता स्थापित करता है। संगठन का उद्देश्य बना है ना विरोध आ सके प्राप्त करने के लिए स्मितता को है ना बड़ा क्रय उत्पादन और विक्रय विभागों कार्य में समन्वय करना होता है। क्रय विभाग का कार्य कपड़ा खरीदना है तो उत्पादन विभाग की क्रियाओं के लिए आधार बन जाता है और अंत में विक्रय संभव हो पाता है। यदि कपड़ा घटिया क्वालिटी वाला है, ये गुणवत्ता वाला है, तो यह फिर उत्पादन विभाग द्वारा विशिष्टता लिए हुए नहीं है तो उसका आगे की बिक्री क्या हो जाती है, से कम हो जाती है। यह बता बात सही है, कच्चा माल हल्की क्वालिटी का होगा है ना। मैंने कहा बेटा संस्था के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं। क्रय विभाग जो कच्चा माल खरीदने का विभाग होगा, विक्रय विभाग जो पक्के माल को निर्मित करने का काम, माल को बेचने का काम होता है। उत्पादन विभाग क्या होता है, कच्चे माल को पक्के माल में निर्मित वाला माल का निर्माण करने वाला विभाग माना जाता है। विज्ञापन विभाग जो माल का विज्ञापन करने का काम होता है। विपणन विभाग जो मार्केटिंग के अंदर सेल्समैन के माध्यम से या अपने विक्रय प्रमोशन विक्रय संवर्धन के माध्यम से कार्य संचालित किया जाता है। उनको अलग अलग क्वालिटी का माल का सैंपल लेकर के बाजार में भेजने का काम होता है, वो विपणन विभाग के माध्यम से कार्य को पूरा किया जाता है। विशेषता लिए हुए नहीं है, इससे आगे की बिक्री कम हो जाएगी। यदि समन्वय नहीं है तो क्रियाओं में एकता एवं क्या बड़ा एकीकरण के स्थान पर पुनरावृत्ति या अव्यवस्था होगी। इससे प्रत्येक विभाग के अंदर काम करने वाले जो कुछ भी कर्मचारी होते हैं, सभी कर्मचारियों में एकता की भावना जागृत होनी चाहिए। सभी मिलजुल कर काम करेंगे बेटा तो बड़े से बड़ा काम भी हमारा आसानी से वो काम क्या हो जाएगा, एक बेटा पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक संस्था के अंदर जितने भी स्तर होते हैं बेटा, सभी स्तरों के कर्मचारियों में एकता की भावना जागृत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा बेटा 5वां, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। बात सही है बेटा ये कि किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। उच्च स्तर के प्रबंधक ये सुनिश्चित करने के लिए संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं, है ना बड़ा। अधीनस्थ वो व्यक्ति कहलाएंगे जो हमारे अंडर में क्या करते हैं, से कार्य करते हैं। जो काम करने वाले जो कर्मचारी लोग होते हैं, काम करने वाले जो सुपरवाइजर लोग होते हैं, वही हमारे क्या कहलाएगा, एक बड़ा अधीनस्थ माना जाएगा। जो संस्था के अंडर में, जो हमारे अंडर में क्या करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वो हमारे अधीनस्थ माने जाते हैं। मध्यम स्तर के प्रबंधक
उच्च स्तर के प्रबंधकों, वो प्रथम पंक्ति का मतलब क्या हो गया बेटा, निम्न स्तर प्रबंधकों, है ना, दोनों के साथ समन्वय करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए, है ना, कि कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए। प्रचालन स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारी के कार्यों में क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। यानी कहने का मतलब प्रबंधक, संस्था में जितने भी प्रबंधक होते हैं, सभी स्तरों के प्रबंधक अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, सभी कर्मचारी में एकता की भावनाओं को क्या करते हैं बेटा, जागृत करते हैं। और लास्ट पॉइंट चलेगा बेटा छठा पॉइंट चलेगा, समन्वय सोचा समझा कार्य है। बात सही है बेटा, ये जब तक समन्वय का कार्य संस्था में लागू नहीं करेंगे तो किसी भी कर्मचारी में बड़े एकता की भावना जागृत नहीं होगी। एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक और सोच समझ कर समन्वय करना होता है। यदि किसी विभाग के सदस्य स्वेच्छा का मतलब क्या बड़ा, अपनी इच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हैं या कार्य करते हैं, तो समन्वय इस सहयोग की भावनाओं को दिशा निर्देश देते हैं। बहुत से व्यक्ति होते हैं बेटा, कोई कर्मचारी जल्दी काम निभे लेता है और कोई काम की स्पीड कर्मचारी की क्या होती है बेटा, धीमी होती है, तो स्पीड वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति के साथ जाकर के क्या देता है, सहयोग देकर के अपने उस व्यक्ति का भी सहयोग के माध्यम से अपना उस व्यक्ति का कार्य भी पूरा करवाता है। यानी कहने का मतलब एक दूसरे के व्यक्ति के द्वारा सहयोग प्रदान करना। समन्वय के न होने पर सहयोग भी निरर्थक सिद्ध होगा और बिना सहयोग के समन्वय, है ना, कर्मचारियों में असंतोष को ही क्या देगा, इतना बड़ा जन्म देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का प्रत्यक्ष से एक अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध का, है ना, सारांश है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का सहायक कार्य है। यदि कोई भी संस्था अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से, कुशलता से उस उद्देश्यों को या अपने कार्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा बेटा उनमें समन्वय की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अच्छा तालमेल बनाए रखना बेटा, जैसे लिखा बेटा उदाहरण के तौर पर, अगर माला जो गले में पहनने वाली माला होती है बेटा, कि माला में धागे के समान ही समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों को अभिन्न अंग है। अगर माला जो भी कुछ भी बनती है बेटा, वो धागे से बनती है। अगर धागा टूट जाएगा बेटा, तो माला में जितने भी मोती है या जो भी हमने फूल बोए हैं, वो सबके सब फूल है, मोती सब बिखर जाएंगे हमारे। एक धागा ऐसी चीज है बेटा, जो प्रत्येक मोतियों को क्या करते हैं बेटा, समन्वय की भावना के आधार आपस में एक दूसरे को रोक रखती है। यह बेटा था हमारा समन्वय का पॉइंट और समन्वय की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है बेटा, 6 विशेषता आएगी इसके अंदर। कितनी विशेषता बेटा, 6 विशेषता। पहला पॉइंट जो दे रखा था हमारा, समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। तीसरा पॉइंट जो चलेगा बेटा, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। पॉइंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा 5वां, ये ड पॉइंट, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। और लास्ट पॉइंट चलेगा बेटा, समन्वय सोचा समझा क्या बेटा कैसे कार्य है। ये 6 विशेषता इसकी दे रखी है। ठीक है ना बेटा, किताब ले ली किताब आपने सबने? किताब किसी के पास नहीं है? नहीं है? फिर मैं नोट्स भेजूं मोबाइल के अंदर? यस सर। है? ये चैप्टर मेरा एंड हो रहा है, चैप्टर लास्ट रीडिंग चलेगा मेरा प्रबंध समन्वय का महत्व। उसके बाद टॉपिक एंड हो गया बेटा आपका। ये पहला पार्ट क्या हो गया बेटा आपका, क्लियर। ठीक है ना, उसके बाद चलेगा ये तो 21 सदी कुछ काम इतना खास नहीं बेटा। ये पर्सन आगे सारे क्या आ गया, ये पर्सन आ गया। अब उसके बाद चलेगा सेकंड चैप्टर में प्रबंध के सिद्धांतों का। वो भी लंबा चौड़ा काम नहीं है बेटा, सिर्फ उसमें 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक FW टेलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और एक हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। वो 14 सिद्धांत इसके हैं, 4-5 सिद्धांत इसके है बेटा आपके, किसके, FW टेलर के। वो भी बेटा ये 2 हेडिंग और है, वो भी टॉपिक बेटा क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। उसके बाद बेटा काम चलूंगा बेटा प्रबंध के जो कार्य मैं बता रहा हूँ ना, 5 कार्य, नियोजन की पूरी डिटेल, नियोजन का अर्थ, नियोजन की विशेषताएं, नियोजन का महत्व, नियोजन की प्रकृति, सब उसी के बारे में पॉइंट रहेंगे हमारे। उसके बाद चलेगा हमारा संगठन, उसके बाद क्या चलेगा हमारा संगठन, फिर चलेगा नियुक्ति, फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा निर्देशन का, और फिर चलेगा नियंत्रण का। ये 5 कार्य के लिए उनके बाद चैप्टर नंबर 30 के ऊपर आऊंगा मैं, जो व्यवसायिक वातावरण के बारे में होगा। किसके बारे में, व्यवसायिक वातावरण के बारे में। अब चलेगा बेटा हमारा हेडिंग समन्वय का महत्व। अभी समन्वय का महत्व को बेटा कितने भी देखो पॉइंट देखो आप। पहला पॉइंट जो देर का होगा महत्व है बेटा, महत्व के बिंदु आएंगे। संगठन का आकार, नंबर 2 कार्यात्मक विविधीकरण, तीसरा पॉइंट विशिष्टीकरण, चौथा पॉइंट चलेगा क्या बेटा, 3 पॉइंट ये बेटा इसके। तो प्रबंध के
ये संगठन समन्वय के महत्व के केवल 3 बिंदु के बाद ये पॉइंट एंड हो गया बेटा आपका ये तो। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, जितने भी काम हो रहे हैं बेटा सब पॉइंट आ रहे हैं बेटा, इसे पॉइंटों के प्रति विशेष तौर पर क्या रखना बेटा से ध्यान रखना। और मैं इसकी जो डिटेल है बेटा उस डिटेल को बेटा रटने की जरूरत नहीं बेटा, आपको समझने की जरूरत है। कोई भी पॉइंट का शीर्षक है बेटा, उस शीर्षक के आधार पर ही अपन को क्या लिखना पड़ेगा, डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब इतनी लंबी चौड़ी में डिटेल कैसे याद कर पाओगे, इसे डिटेल को समझने का क्या करो बेटा, आप प्रयास करो और मन से लैंग्वेज लिखने की क्या करो, एक बेटा कोशिश करो। मैं आपको इजी लैंग्वेज दूंगा, मैं आपको ये किताब की लैंग्वेज थोड़ा हल्के से बेटा क्या है टिपिकल है, मैं आपको इजी लैंग्वेज के नोट्स दे दूंगा मैं आपको, ताकि एक पॉइंट पढ़ते दिमाग में क्या हो जाए बेटा आपको क्लियर हो जाए। आइए बेटा देखो समझो समन्वय का महत्व। देखो बेटा समझना, विभिन्न प्रबंध के कार्यों को एकीकृत करना व्यक्तियों और विभागों में पर्याप्त मात्रा में समन्वय को सुनिश्चित करता है। जैसे समन्वय की समस्या पैदा होने के कारण बड़े पैमाने के संगठन में अंतर्निहित निरंतर परिवर्तन, कमजोर या निष्क्रिय नेतृत्व व जटिलताएं हैं। बड़े संगठनों में इस प्रकार की जटिलताओं के समन्वय के परिविषित है ना प्रयत्नों की क्या बड़ी आवश्यकता पड़ती है। दृष्टिकोण वो लक्ष्य संगठन के समान उद्देश्य की प्राप्ति के तकनीक है। अब इसमें 3 पॉइंट चलेंगे बेटा। संगठन का आकार, संगठन का आकार का मतलब हो गया संस्था का आकार। संस्था भी 2-3 तरह की होती है, एक बड़े आकार की संस्था, एक मीडियम आकार की और क्या होती है बेटा निम्न आकार की। प्रत्येक संस्था में काम करने वाले कर्मचारी की संख्या भी क्या होती है बेटा अलग अलग होती है। बड़ी संस्था होगी वहां पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग क्या करते हैं काम करते हैं। मीडियम में थोड़े कम हो जाएंगे और निम्न में और भी क्या हो जाते हैं से कम हो जाते हैं। नंबर 2 चलेगा बेटा पॉइंट इसमें कार्यात्मक विविधीकरण, और तीसरा पॉइंट चलेगा बेटा क्या विशिष्टीकरण। ध्यान से बेटा पहला पॉइंट समझना बेटा, संगठन का आकार। कि बड़े संगठनों में बड़े आकार की संस्थाओं में लोग लगे बड़ी संख्या में लोग समन्वय की समस्याओं को जटिल बना लेते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट है और अपनी एवं संगठन की आवश्यकताओं को महसूस करता है। प्रत्येक की अपनी कार्य करने की आदतें हैं, है ना, अपनी पृष्ठभूमि है, परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रस्ताव या तरीके हैं, दूसरे से संबंध है। वैसे एक अकेला व्यक्ति सदा बुद्धिमानी से कार्य नहीं करता है, उसके व्यवहार को न तो सदा ठीक से समझा जाता है और नहीं पूरी तरह से उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इससे संगठन की कार्यकुशलता के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति एवं समूह के उद्देश्यों को समन्वय द्वारा एकीकृत किया जाए। कहने का मतलब ये हो गया बेटा संस्था के जितना आकार है बेटा उस आकार के अनुसार कर्मचारी की संख्या की नियुक्ति की जाती है और उस नियुक्ति के आधार पर बेटा सभी कर्मचारियों में मिलजुल कर काम करने की भावना उसमें जागृत की जानी चाहिए। उसमें पक्षपात के आधार पर संस्था में क्या नहीं करना चाहिए बेटा, एक तरह से काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट चलेगा बेटा वो है कार्यात्मक विविधीकरण, है ना, कि संगठन के कार्यों को बार बार विभागों, प्रभागों, है ना, वर्गों आदि में बांटा जाता है। समन्वय की समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों का दर्दीकरण हो जाता है। ठीक है ना। आगे और देखो, और उनके बीच अवरोधक और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। कई बार इसलिए होता है कि क्योंकि कार्यों का वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं होता या फिर प्रबंधक तर्क संगत मार्ग न अपना करके अनुभव का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे मामलों में संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समन्वय भी क्या होता है से आवश्यक है। यानी कि निकालिए बेटा एक तरह से कार्यात्मक विविधीकरण। इसमें यह भी बात समझना है बेटा कि जो कर्मचारी जो कार्य में निपुण है, जो कर्मचारी क्या जो कार्य में क्या बड़ा एक तरह से निपुण है, होशियार है, अनुभव रखता है, उसको उसी प्रकार से कार्यभार सौंपा जाना चाहिए ताकि उसका कार्य के प्रति उसका मन लगा रहे। वो सभी कर्मचारी के सहयोग के माध्यम से अपना सहयोग भी अपने अन्य कर्मचारी को दे सके और अन्य कर्मचारी भी उस व्यक्ति को सहयोग प्रदान कर सके। अगर जिस कर्मचारी को काम करने का बड़ा जो हम जिस काम का अनुभव है, अगर वो अनुभव वाला काम नहीं देख पाएगा, नहीं दिया जाता संस्था की तरफ से, तो उसके काम के प्रति क्या नहीं लगा रहेगा बड़ा एक तरह से मन भी नहीं लगा रहेगा। अब आया पहला पॉइंट नंबर घ, विशिष्टीकरण। क्या आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक तकनीकों की जटिलताओं वो इन्हें करने वाले है ना मेरा विविधीकरण के आधार का कारण होता है। विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पैसे के आधार पर जानने के लिए योग्य हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास इस प्रकार का निर्णय का कोई पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। यदि विशेषज्ञों को बिना समन्वय के कार्य करने की अनुमति दी जाए
तो परिणाम काफी क्या होंगे, बड़ी तरह से महंगे होंगे। इससे संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय है हेतु एक रचना तंत्र की क्या बड़ा आवश्यकता होती है। अतः अपन संक्षेप आया बड़ा तो समन्वय प्रबंध का सार है। ये कुछ ऐसा नहीं है ताकि जिसके लिए एक प्रबंधक आदेश दे, बल्कि ये तो वो चीज है जो जिसे प्रबंधक नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण कार्य को करते हुए प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः प्रत्येक कार्य समन्वय का क्या बड़ी से अभ्यास है। इसलिए हर संस्था की तरफ से प्रबंधक जो कुछ भी कार्य करता है ना, वो पांचों कार्यों के अलावा समन्वय वाला कार्य भी क्या करना पड़ता है, संस्था में लागू करना पड़ता है। इसलिए समन्वय को हमेशा प्रबंध का सार माना जाता है। अब बेटा ये क्या आया है, 21वीं सदी का प्रबंधन, तो कोई खास नहीं है, छोटा पॉइंट ही है बस। हो गया बेटा चैप्टर आपका एंड। कम से कम 5-6 शीर्षक थे बेटा इसमें। कितने शीर्षक थे? हाँ, अभी समन्वय का मैं तो क्लियर हुआ, उसको मानता मैं फिर से पहले समझाया बेटा आपको मैं समन्वय की विशेषता और अर्थ। समन्वय के अंदर 2 पॉइंट लागू हो जाएंगे, 2% लागू हो जाएंगे। समन्वय प्रबंध का सार है और उसकी प्रमुख विशेषता बताइए और एक समन्वय का महत्व। और कल जो मैंने क्लियर किया बेटा आपको मालूम है, आपको कल जो मैंने क्लियर किया, एक तो प्रबंध का कार्य क्लियर किया, ये प्रश्न नंबर 3 है ना। प्रबंध के कार्य के पहले बेटा क्लियर हुआ प्रबंध के स्तर, जो 3 स्तर थे हमारे, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उससे पहले ये प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, है ना। फिर आएगा प्रश्न नंबर 5वां क्या है बेटा, ये आपका ये पैसा, ये कला प्रबंध एक पैसे के रूप में, ये प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 6 चलेगा, है ना, क्या चलेगा बेटा, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। ये इसी के बाद टिप्पणी रहेगी बेटा, प्रबंध एक कला एवं विज्ञान के रूप में। प्रश्न नंबर 7वां चैप्टर जो चलेगा वो है बड़ा प्रबंध की क्या बड़ा प्रकृति के महत्व। 7वां प्रश्न चलेगा प्रबंध का महत्व। और प्रबंध के महत्व को बड़े कम से कम 5 बिंदु थे हमारे, है ना। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है, प्रबंध समाज के विकास में क्या होता है बड़े से सहायक होता है। 7वां प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 8वां प्रबंध का उद्देश्य और प्रश्न नंबर 9 प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की प्रमुख विशेषता। ये 9 पॉइंट है, 9% क्या था भाई, ये चैप्टर क्या होगा बेटा आपका एंड होगा, ठीक है ना। अब आपके नोट्स बेटा एक बात सुनना सभी, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, जो बेटा मैं हमेशा टाइम भेजता हूँ ना सुबह मॉर्निंग में कल जैसे नाइट में कभी भेजता हूँ टाइम, वो सबको मिलता है वो टाइम? यस सर। तो उसी ग्रुप में नोट्स बना के भेज दूं? यस सर। ठीक है, आप देखा उसको बड़ा इजी लैंग्वेज में जो होगा बड़ा पर्सन भी लेता रहूंगा साथ में, और साथ में बड़ा नोट्स दे दूंगा भैया आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पॉइंट को लिखना है। पॉइंट इतना इजी लैंग्वेज में है बेटा, आपको एक पॉइंट पढ़ते क्या हो जाएंगे बेटा, से क्लियर हो जाएंगे। अब जब कभी भी स्कूल होगी बेटा, एक बात सुनो, इसको तो कभी ना कभी चालू तो होगी ना। अब सूचना आ रही बेटा 15 तारीख से लगभग इसको चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो फेस टू फेस बात करता रहेंगे अपन, ठीक है ना। उसमें और भी बेटा अभी इस फर्स्ट चैप्टर में जो भी दिक्कत जो भी समस्या है आपको बेटा लागू होती है तो उस समय बेटा क्लास में आके पूछ लेना मेरे से, ठीक है। ये बात है बेटा समझ में आएगी नहीं है मैंने क्या कहा? यस सर। पहले चैप्टर के संबंध में आप नोट्स लिखते समय या पढ़ते समय कोई भी अड़चन, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आए तो बेशक बेटा पूछना। आपको नहीं, सब बच्चों को एक साथ पढ़ा दूंगा मैं, एक बच्चों के सामने सभी समस्याओं के बारे में एकदम मैं क्या कर दूंगा, एकदम बेटा डिक्लेयर कर दूंगा मैं। अभी बेटा हो सके क्लास से पहले बेटा सेकंड पार्ट भी क्या हो जाए बेटा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी क्या हो जाएगा बेटा क्लियर हो जाएगा, सुन लेना, क्योंकि वो भी चैप्टर बेटा छोटा ही चैप्टर है सेकंड पार्ट भी। नौ % है बेटा, इसके ध्यान रखना। आज या कल में मेरे देखो मैं इसको नोट्स भेज रहा हूं। ये कौन आई? वर्षा गहलोत। अब नींद खुली इसकी। ये 2 टिप्पणियां बेटा कौन कौन सी? प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में और प्रबंध एक पैसे के रूप में, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह टिप्पणियां समझना इसको आप। पैसे की विशेषता बताओगे, पर भी फिर बताना मेरा प्रबंध पैसे के रूप में। 3 पॉइंट इसके भी हैं, 3 पॉइंट इसके भी है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में दूंगा नोट्स आपको।
प्रबंध के उच्च स्तरीय प्रबंध, ये प्रबंध के स्तर आया बेटा, उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं और इन व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फिर आएगा मध्यम स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है ना, और इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फिर आएगा निम्न स्तरीय प्रबंध, ये पर्यवेक्षी, ये प्रचलन प्रबंध लिखा बेटा, इसको एक और नाम बोलता है निम्न स्तरीय प्रबंध। इसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं और इन व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से कार्य पूरे किए जाते हैं। फिर आएगा प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य थे बेटा नियोजन कार्य, संगठन कार्य, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। ये भी बड़े 4-5 में थोड़े लेन लिख करके आपको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। समन्वय प्रबंध का सार है, समन्वय की विशेषताएं और समन्वय का महत्व। चैप्टर एंड हो गया आपका 9% का आधा चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका एंड। चलिए